कहानी की शुरुआत एक जंगल से होती है। उस जगह भारी बारिश हो रही है और बिजली चमक रही है। हम वहां अपने हीरो एमसी को देखते हैं जो एक कब्र के सामने खड़ा है। वह मन में सोचता है, मैंने पूरे 5 साल इंतजार किया, मैं आखिरकार वापस आ गया। तभी पीछे से कोई व्यक्ति दौड़ते हुए आता है और उसे चीफ चीफ कहकर बुलाता है। हमारा हीरो उससे पूछता है, तुमने क्या पता लगाया? वह बताता है कि ग्लोरी ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेशन बदल गया है और इतने वर्षों में उन लोगों का कोई पता नहीं चला है, पर जांच अभी जारी है। हीरो कहता है कि वह वापस आ गया है और उसे अपने पिता की मौत का बदला लेना है। तभी चीफ का जूनियर कहता है, चीफ, एक और बात है। वांग परिवार से आपकी पत्नी अपना नंबर छोड़कर गई है, वह आपको बाद में लेने आएंगी। हीरो कहता है कि दुश्मनों को एक एक करके कुचलने के लिए उसे अपनी पहचान छुपानी होगी और यहाँ एक से 5 साधारण साल पहचान पहले के का साथ समय रहना दिखाया होगा। जाता है। हीरो पहले एक बहुत अमीर परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन जब उसके परिवार ने अपनी सारी दौलत और सब कुछ खो दिया, तब सब लोग उसे नजरअंदाज करने लगे। कुछ लोग उसे गाली देते थे और मारते भी थे। उसकी गर्लफ्रेंड की धोखेबाज थी, जो हमेशा किसी और से प्यार करती थी। लेकिन किस्मत ने उसके साथ मजाक किया और हीरो के पिता बहुत बीमार हो गए। वह अस्पताल में भर्ती हो गए। डॉक्टर चेतावनी देता है कि तुम्हारे पिता के दिल का ऑपरेशन अब और टाला नहीं जा सकता। उनकी जान बचाने के लिए तुरंत 2 लाख युआन जमा करने होंगे। हीरो डॉक्टर को बताता है कि बैंक ने उनकी सारी संपत्ति सीज कर दी है, इसलिए वह अभी पैसे नहीं दे सकता। वह डॉक्टर से विनती करता है कि क्या ऑपरेशन पहले किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर उसे झिड़कते हुए कहता है कि अस्पताल कोई धर्मशाला नहीं है और उसे कहीं से भी पैसा उधार मांगकर लाने को कहता है। बेचैन पूरी तरह निराश हो गया। उसके सभी रिश्तेदार और दोस्त पहले ही उससे मुंह मोड़ चुके थे। तभी उसे अपने दादाजी के परिवार की याद आई और वह मदद की उम्मीद में जियांग परिवार के विशाल बंगले की ओर भागा। वहां पहुंचने पर उसकी मुलाकात उसके चाचा जियांग तियानमिंग से हुई। तियानमिंग ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। सिगार पीते हुए उसने घमंड से कहा, अब परिवार की सारी संपत्ति मेरे नाम पर है और मैं तुम्हें एक पैसा भी उधार नहीं दूंगा, चाहे तुम्हारे पिता की जान ही क्यों न चली जाए। बेईचैन ने उन्हें पुराने एहसान याद दिलाए। उसने कहा कि जब उनके चाचा जुए के कर्ज में डूब गए थे और उनकी कंपनी बर्बाद होने वाली थी, तब उसके पिता ने ही करोड़ों युआन देकर उनकी मदद की थी। लेकिन तियानमिंग हंस पड़ा। तुम्हारे पिता उस समय अमीर थे, इसलिए मदद की, वह उनका फर्ज था। लेकिन अब वे कंगाल हो चुके हैं। मरने वाले आदमी पर पैसा बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। उसने बेईचैन को कचरा कहा और यहां तक कि यह भी कह दिया, तुम जैसे लोगों की मदद करने से अच्छा है कि मैं कुत्ते पाल लूं। अपने पिता का अपमान सुनकर बेईचैन का धैर्य टूट गया। वह चिल्लाया, मुझे पैसे दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह गुस्से में चाचा पर झपट पड़ा। घबराकर तियानमिंग चिल्लाया, यह पागल हो गया है, इसे रोको। तुरंत सुरक्षा गार्ड वहां पहुंच गए। उन्होंने इलेक्ट्रिक बैटन का इस्तेमाल करके बेईचैन को जोरदार झटका दिया। उसका पूरा शरीर कांप उठा और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर घायल था, लेकिन उसकी आंखों में अपने पिता को बचा न पाने का दर्द और अपने चाचा के प्रति गहरा क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। तभी अंकल वान का फोन कॉल आता है। वह हीरो को सलाह देते हैं कि अगर पैसों की जरूरत है तो वह अपनी गर्लफ्रेंड जिकिंग से मांगे और हिचकिचाए नहीं। हीरो एक आलीशान पूल पार्टी में पहुंचता है जहां अमीर लोग मजे कर रहे हैं। वहां उसे गार्ड रोक लेता है क्योंकि उसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं होता। वह बहुत परेशान है और चिल्लाते हुए अपनी गर्लफ्रेंड जिकिंग को बुलाता है। जिकिंग, गुलाबी बालों वाली लड़की, अपने दोस्तों और एक नए अमीर लड़के के साथ खड़ी है। वह हीरो को देखकर मदद करने के बजाय उसका अपमान करती है। उसके दोस्त हीरो का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, इसे इग्नोर करो, क्या तुम यहाँ सफाई करने आए हो? जिकिंग कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, यहाँ से दफा हो जाओ। हीरो कहता है, इनसे जरूरी काम है और वह पिता के इलाज के लिए पैसे मांगने आया है। इस पर वहां मौजूद अमीर लोग उस पर हंसने लगते हैं और उसका राज खोल देते हैं। वे बताते हैं कि किसी बड़े ग्रुप ने हीरो के पिता को बर्बाद कर दिया है और उसके 200 मिलियन डॉलर डुबा दिए हैं। वे उसे ताना मारते हैं कि अब उसके पास एक थैला भी नहीं बचा है, फिर भी बिजनेस के बहाने यहाँ भीख मांगने आया है। वह अमीर लड़का हीरो को जोर से लात मारता है और उसे पानी के पूल में गिरा देता है। गिराने के बाद वह बड़े घमंड से कहता है, एक कुत्ते की गंदगी पूल में गिर गई है, अब तो पूल नया बनाना पड़ेगा। वह हीरो को इंसान की जगह कचरा समझ रहा है। पूल में गिरने के बाद हीरो बुरी तरह खांसता है। वह अमीर लड़का हंसते हुए कहता है, तुमसे बदबू आ रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें साफ कर दिया। वहां पर बाकी लड़कियां भी जोर जोर से हंसने लगती है। वहां बैठी हुई लड़की जिकिंग हीरो को देखकर घिन खाती है और उसे यूजलेस, बेकार कहकर बुलाती है।
उसके चेहरे पर हीरो के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। इतने अपमान के बाद भी हीरो चुपचाप खड़ा रहता है क्योंकि वह मजबूर है। वह जिकिंग के सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है, जिकिंग, मुझे अपने पिता के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, उन्हें बचाने के लिए पैसे हर हालत में चाहिए। जिकिंग चिल्लाकर कहती है कि वह उसकी बकवास से तंग आ चुकी है। वह साफ कर देती है कि वह अब जियांग शुआन्युआन नाम के दूसरे व्यक्ति को पसंद करती है और हीरो के साथ ब्रेकअप कर लेती है। वह लड़की अब उस अमीर दिखने वाले आदमी के साथ खड़ी हो जाती है जिसने नीली शर्ट पहनी है। वह आदमी हीरो की तरफ देखकर कुटिलता से मुस्कुराता है, जैसे वह अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। लड़की अपने हाथ में एक गोल्डन कार्ड दिखाती है और हीरो का अपमान करते हुए कहती है कि उसके परिवार के पास अब कुछ नहीं बचा है और वह केवल अपने पिता के कहने पर उसके साथ थी। वह कार्ड जमीन पर फेंक देती है और कहती है कि इसे दान समय कर लेकर यहाँ से चले जाओ। नायक बुरी तरह टूट जाता है। वह चुपचाप खड़ा रहता है और अपनी मुट्ठी कसकर भींच लेता है, जिससे उसकी लाचारी और गुस्से का पता चलता है। आसपास के लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अंत में अपनी गरीबी और पिता की बड़ी मजबूरी के कारण हीरो झुककर जमीन से कार्ड उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही वह झुकता है, पीछे खड़ी भीड़ जोर जोर से उसका उपहास उड़ाने लगती है। तभी वह घमंडी आदमी, जिसका नाम शुआन्युआन है, अपना पैर उस कार्ड पर रख देता है ताकि लड़का कार्ड को उठा न सके। वह अमीर आदमी एक कमीनी मुस्कान के साथ लड़के का अपमान करते हुए कहता है, यह इतना आसान नहीं है। घुटनों के बल बैठो, मानो कि तुम एक कुत्ते हो और फिर 2 बार भौंको। वह अमीर आदमी हंसते हुए चिल्लाता है कि 2 बार भौंकने से 2 लाख युआन मिलेंगे, जो कि बहुत बड़ी रकम है। आसपास बिकिनी पहनी हुई कुछ लड़कियां लड़के का यह तमाशा देख रही होती है। जब पानी सिर के ऊपर से जला जाता है तो हीरो का गुस्सा फूट पड़ता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और वह पूरी ताकत से शुआन्युआन के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है। मुक्का इतना जोरदार होता है कि उस अमीर आदमी के मुंह और नाक से खून फेंकने लगता है और वह जमीन पर चारों खाने जीत होकर गिर पड़ता है। वहां खड़ी लड़कियां डर से चिल्लाती है। इसके बाद सीन बदल जाता है और सीधे अस्पताल को दिखाया जाता है। लड़का हाफते हुए और भागते हुए अस्पताल के अंदर आउट पेशेंट सर्विस वार्ड में डॉक्टर के केबिन का दरवाजा खोलकर चिल्लाता है। डॉक्टर उसे देखकर पहचान जाते हैं और कहते हैं, जियांग बेइचेन, जिससे पता चलता है कि हीरो का नाम जियांग बेइचेन है। लड़का बुरी तरह हाफते हुए पैसों की रसीद दिखाता है और कहता है, मैंने फीस भर दी है, अब मेरे पिता का ऑपरेशन करो, जल्दी करो। डॉक्टर उसे गंभीर बात बताने के लिए कहता है, मैं बस तुम्हें सूचित ही करने वाला था, तुम लेट हो गए। तुम्हारे पिता ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए, उनका निधन हो चुका है। यह सुनते ही हीरो को बहुत बड़ा सदमा लगता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह डॉक्टर का हाथ पकड़कर रोने लगता है और कहता है, यह कैसे मुमकिन है? मेरे पिता आज सुबह बिल्कुल ठीक थे। डॉक्टर उसे बताता है कि शव को मुर्दाघर मोर्चरी में भेज दिया गया है और कागजात पर साइन करके बॉडी को ले जाने के लिए कहता है। हीरो को लगता है कि अस्पताल वालों ने पैसों की कमी की वजह से उसके पिता का इलाज समय पर नहीं किया। वह गुस्से और हताशा में डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है और पूछता है, क्या आपने इलाज इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा? देखो, मैंने पूरे पैसों का इंतजाम कर दिया है। इस पर डॉक्टर घबराकर सिक्योरिटी गार्ड से बुला लेता है। सिक्योरिटी गार्ड से हीरो को दबोच लेते हैं और फर्श पर गिरा देते हैं। हीरो जमीन पर पड़ा हुआ बेबसी से रो रहा है और रोते हुए चिल्लाता है। वह जमीन पर बिखरे उन पैसों को देखता है जो उसने बड़ी मुश्किल से अपने पिता को बचाने के लिए जुटाए थे। इसके बाद दृश्य बदलता है और लड़का अपने पिता के अंतिम संस्कार को याद करता है। वह बताता है कि उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और वह रोते हुए अपने पिता की कब्र के सामने घुटनों के बल बैठा था। तभी वहां काले सूट में कुछ अज्ञात लोग धमकते हैं। वे लोग हमदर्दी जताने नहीं आए थे, बल्कि उस लड़के और उसके मृत पिता पर अपनी नफरत निकालने आए थे। वे लोग लड़के को लातों से बेरहमी से मारने लगते हैं। उनका लीडर चिल्लाकर कहता है, तुम्हारे पिता ने एक ऐसी औरत से प्यार किया जिसे उन्हें नहीं करना चाहिए था और तुम जैसे बास्टर्ड को जन्म दिया। वह मरने के लायक था और तुम भी मरने के लायक हो। सिगार पीते हुए वह विलेन मुस्कुराता है और क्रूरता से आदेश देता है, इसे मछलियों के आगे फेंक दो। इस लड़के को बांधकर गहरे समंदर के पानी में डूबने के लिए फेंक दो। और शक्तिशाली आर्मी चीफ बन चुका है। वह बारिश में एक बड़े से ओवरकोट और केप में खड़ा है। उसका जूनियर उसे चीफ कहकर बोलता है। वह अपने जूनियर से कहता है, मेरा वापस आना जरूरी था। वह बताता है कि उस दिन वह मौत के मुंह से इसलिए बच पाया क्योंकि एक जनरल ने उसकी जान बचाई थी। अंकल वांग को इस बात का पछतावा था, इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी बेटी वांग जुएवू का रिश्ता उससे तय कर दिया। यही भगवान की मर्जी थी। वह अपनी पहचान छुपाकर रहने की बात करता है ताकि लो प्रोफाइल रहने के लिए उसे एक साधारण पहचान मिले। वह अपने दुश्मनों से खून का बदला लेने की कसम खाता है और कहता है, इस साधारण पहचान के साथ मेरे लिए उन लोगों को ढूंढना आसान होगा। वह अपने पिता की कब्र के सामने खड़ा है और बहुत गुस्से में है। वह कहता है। इसके बाद सीन बदलता है जहां एक आलीशान सफेद कार इमारतों के बीच से तेजी से गुजर रही है।
कार के अंदर दो महिलाएं हैं, वांग जुएवू जो मुख्य किरदार और हीरोइन है, और उसकी असिस्टेंट है कियान। असिस्टेंट है कियान अपनी बॉस से पूछती है कि वे उस लड़के यानी जियांग बेइचेन को लेने खुद क्यों जा रही है। वांग जुएवू बताती है कि उसके पिता अंकल वांग ने फोन करके उसे लेने को कहा था, इसलिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। असिस्टेंट अपनी बॉस वांग जुएवू के लिए बुरा महसूस कर रही है। वह कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि अंकल वांग क्या सोच रहे हैं। असल में वांग जुएवू की छोटी बहन जिकिंग ने इस लड़के से अपनी सगाई तोड़ दी थी, लेकिन अब अपनी बहन की गलती सुधारने और परिवार का वादा निभाने के लिए वांग जुएवू को इस लड़के से शादी करनी पड़ रही है, जिसे असिस्टेंट एक त्रासदी बर्बादी। तभी एक फोन कॉल से शुरुआत होती है। बैकग्राउंड में चमकीली रोशनी है। फोन पर एक व्यक्ति कहता है, यंग मास्टर, मैंने सुना है आप वापस आ गए हैं। हीरो हाथ में सूटकेस लिए एयरपोर्ट पर चलते हुए फोन पर बात कर रहा है। वह व्यक्ति कहता है, जब से आपने 3 साल पहले मेरे परिवार की जान बचाई थी, तब से मैं आपके काम पर करीब से नजर रखता हूँ। अब आप वापस आ गए हैं, तो अगर किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बिना किसी झिझक के बताइएगा। सी ऑफ क्लाउड शहर में मेरे भी अच्छे कनेक्शन है। फोन पर वह व्यक्ति हीरो को एक बड़ी कंपनी देने की बात करता है और कहता है, आपको समाज में कुछ रुतबे की जरूरत होगी ना। कैसा रहेगा अगर मैं आपको रेडियो ग्रुप कंपनी दे दूंगा। मैं सिक्योरिटी जांग मियाओ से कहकर आपके साथ कागजात साइन करवा दूंगा। तभी सामने से वांग जुएवू की कार आकर रुकती है। लड़का फोन काट देता है और अपने बालों में हाथ फेरता है। लड़का मुस्कुराता है। कार के अंदर से असिस्टेंट लड़की उसे देखती है और कहती है, तुम ही हो ना, अंदर आ जाओ, हम जल्दी में है। जुएवू नीले कपड़े पहने हुए कार में बैठी सोच रही है, सेना में 5 साल रहने के बाद भी यह बिल्कुल नहीं बदला। अगर थोड़ा सा भी सुधार होता। वह उसे देखकर निराश होती है। कार चल रही है और तभी असिस्टेंट है कियान को एक फोन आता है। वह कहती है, हेलो मैनेजर चेन, आप पहुंच गए, हम 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। फिर वह जुएवू से कहती है, बड़ी बहन जुएवू, मैनेजर चेन ने कहा है कि आप आराम से आए। यह एक बिजनेस मीटिंग है। वह मेरे घर पर क्या कर रहा है? शिवू खुद से सोचती है। सीन बदलता है और वांग फैमिली विला को दिखाया जाता है। वहां एक मोटा और गंजा सा आदमी है, जिसका मैनेजर चेन नाम का एक अमीर और चालाक दिखने वाला व्यक्ति शिवू XUEW के घर पर आया है। शिवू की मां इस बात से बहुत खुश है क्योंकि मैनेजर चेन का दावा है कि उसकी कंपनी 200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट निवेश करने वाली है। जब शिवू वहां पहुंचती है और यह सब सुनती है तो वह बहुत गुस्सा होती है। वह कहती है कि बिजनेस की बातें ऑफिस में होनी चाहिए, घर पर मैनेजर चेन का आना ठीक नहीं है। लेकिन उसकी मां उसे डांटती है और कहती है कि उसका पति जियांग बीचेन एक कचरा है और उसकी तुलना मैनेजर चेन से नहीं की जा सकती। मैनेजर चेन की तारीफ करते हुए मां कहती है कि चेन की काबिलियत को रोडियम कंपनी भी मानती है। रोडियम शहर की सबसे बड़ी वेंचर कैपिटल यानी पैसे इन्वेस्ट करने वाली फर्म है। तभी पीछे से शिवू का पति जियांग बीचेन चुपचाप आ जाता है। वह मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है, रोडियम, क्या इत्तेफाक है। इससे यह साफ इशारा मिलता है कि जियांग बीचेन असल में कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि छुपा रुस्तम है और शायद उसी रोडियम कंपनी का असली मालिक या बहुत बड़ा अधिकारी है, जिसे ये लोग कमजोर समझ रहे हैं। मैनेजर चेन मन ही मन सोच रहा है कि यह लड़का इतनी खूबसूरत लड़की के लायक नहीं है और वह लड़की को खुद पाना चाहता है। लड़की की मां मैनेजर चेन की तारीफ करते हुए अपनी बेटी से कहती है, शिवू, जल्दी से मैनेजर चेन का शुक्रिया अदा करो। वह बेकार इंसान, तुम्हारा पति, इस काबिल बिल्कुल नहीं है। मां कहती है कि उसने तलाक के कागजात तैयार कर लिए हैं और वह अभी इन दोनों का तलाक करवा देगी। हीरो कहता है कि वह भी 10 मिलियन, एक बड़ी रकम, का इंतजाम करने की कोशिश कर सकता है। यह सुनकर मैनेजर चेन उसका मजाक उड़ाते हुए हंसता है और कहता है, हम 10 मिलियन की बात कर रहे हैं। अगर तुम पूरी जिंदगी बिना खाए पिए भी रहो, तब भी क्या इतने पैसे बचा पाओगे? उसकी सास भी कहती है कि मैनेजर चेन की बातों पर ध्यान मत दो। हीरो कहता है कि उसके भी कुछ दोस्त हैं जो शायद मदद कर सकें। इस पर मैनेजर चेन ताना मारता है, बच्चे, कुछ दोस्त कनेक्शन होते हैं और कुछ सिर्फ कचरा होते हैं। तुम जैसों के दोस्त कैसे होंगे? हम दोनों का लेवल अलग है।
मैनेजर चेन अपना रौब झानते सिगरेट फूंकते हुए कहता है कि शहर की सबसे बड़ी कंपनी रोडियम उसके बिजनेस में पैसा लगा रही है, इसलिए उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैनेजर चेन की बात सुनकर हीरो मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, रोडियम, क्या इत्तेफाक है। इससे हिंट मिलता है कि शायद वह हीरो ही रोडियम कंपनी का असली मालिक या कोई बड़ा अधिकारी है जो अपनी पहचान छुपा रहा है। लड़की XUW शर्मिंदा और परेशान होकर अपने हीरो से कहती है, मुसीबत खड़ी करना बंद करो, यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। वह अपने स्टाफ से कहती है कि उसके पति को बाहर ले जाए। जब पति को बाहर निकाला जा रहा होता है तो मैनेजर चेन खुश होकर सोचता है, हाँ, इस बच्चे को लात मारकर बाहर निकालो, शिवू का भविष्य सिर्फ मेरे साथ है। इसके बाद मैनेजर चेन आगे बढ़कर जबरदस्ती शिवू का हाथ पकड़ लेता है। शिवू घबरा जाती है और कहती है, मैनेजर चेन, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। हीरो बहुत ही शांत चेहरे के साथ मैनेजर चेन का हाथ बेहद मजबूती से पकड़ लेता है। वह मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ करना मैनेजर चेन, मैं जाने से पहले आपसे हाथ मिलाना भूल गया था। मैनेजर चेन दर्द के मारे बुरी तरह चिल्लाने लगता है। वहां लड़की की मां घबराकर चिल्लाती है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? उसे छोड़ो। वहीं मैनेजर चेन दर्द और गुस्से में तिल मिलाते हुए कहता है, एक कचरे जैसे इंसान की मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। हीरो मुस्कुराते हुए शांति से कहता है, ओके, और उसका हाथ छोड़ देता है। मैनेजर चेन दर्द से कराहते हुए अपना हाथ पकड़ लेता है। गुस्से से लाल पीला होकर मैनेजर चेन चिल्लाता है, बस बहुत हुआ, बातचीत यहीं खत्म होती है, मैं अपना सारा इन्वेस्टमेंट वापस ले रहा हूँ। यह सुनकर लड़कियां घबरा जाती है और मैनेजर चेन से माफी मांगने लगती है। लेकिन मैनेजर चेन कहता है, माफी, सिर्फ एक माफी से यह बात हल नहीं होगी। वह गुस्से में पैर पटकते हुए कहता है, मैं चाहता हूं कि यह हीरो घुटनों के बल रेंगते हुए मेरे पास आए और मेरे जूते चाटकर साफ करे। इसके बाद वह घुटने टेक कर अपनी गलती माने और डिवोर्स पेपर्स पर साइन करे। मैनेजर चेन कहता है कि जब वह लड़का घुटने टेकेगा तभी वह उसे माफ करने के बारे में सोचेगा। लड़की की मां लड़के पर चिल्लाती है, तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? देखो तुमने क्या कर दिया, यहां आओ और अभी माफी मांगो। वह मन ही मन डर रही है कि मैनेजर चेन के नाराज होने से उनका बिजनेस राइम बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हीरो मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैं एक कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। महिला उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम जैसे इंसान को कोई जरूरी कॉल आने वाली है। तभी अचानक मैनेजर चेन का फोन बजता है। वह खुश होकर सबको शांत कराता है और कहता है कि इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई खबर है। फोन की स्क्रीन देखकर वह फूला नहीं समाता और चिल्लाता है, यह तो सेक्रेटरी जंग का कॉल है। मेरे प्रोजेक्ट ने जरूर उनके बड़े मैनेजर्स का ध्यान खींचा है। मैनेजर चेन लड़के के चेहरे के पास अपना फोन ले जाकर घमंड से कहता है, बच्चे, ध्यान से देख, यह वो कनेक्शन पहुंच है जो तुझे अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता। लाल कपड़ों वाली महिला भी चेन की चापलूसी करते हुए कहती है कि सेक्रेटरी जंग सिर्फ बहुत खास क्लाइंट्स को ही फोन करते हैं। इसके बाद चेन बेहद मक्खन लगाते हुए फोन उठाता है। जैसे ही चेन फोन उठाता है, दूसरी तरफ से सेक्रेटरी जंग कहते हैं, इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में आज से रोडियम ग्रुप आपकी कंपनी में सारे इन्वेस्टमेंट रोक रहा है और आपके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर रहा है। यह सुनते ही मैनेजर चेन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह रोने जैसी हालत में कहता है, मेरी सारी मेहनत, मैं तो बर्बाद हो गया। वह घबराकर पूछता है कि क्या वह डायरेक्टर चेन से दोबारा बात कर सकता है। इस पर सेक्रेटरी झांग जवाब देते हैं कि कुछ गड़बड़ियों की वजह से डायरेक्टर चेन को भी कंपनी से निकाल दिया गया है। मोटे आदमी को फोन पर खबर मिलती है और वह डर जाता है। हीरो मुस्कुराते हुए कहता है, फोन पर तुमने एक ऐसे इंसान को ऑफेंड कर दिया है जिसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था। सामने वाला व्यक्ति पूछता है, मैनेजर चेन, क्या सब ठीक चल रहा है? और मैनेजर चेन तुरंत घुटनों पर गिरकर चिल्लाता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैनेजर चेन लड़के के पैर पकड़कर रोता है, मैंने रोडियम का इन्वेस्टमेंट पाने के लिए बहुत पैसा लगाया था। अगर उन्होंने पैसा वापस ले लिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पीछे खड़ी औरतें चिल्लाती है, क्या रोडियम ने निवेश वापस ले लिया?
तो क्या हमारा पैसा भी चला गया? यह क्या हो रहा है? लड़की सोचती है, क्या हमने कुछ गलत किया है? चेन झिझाओ, जियांग बेईचेन से माफी क्यों मांग रहा है? मैनेजर चेन अपना सिर जमीन पर पटकता है। हीरो उसे उठाता है और शायद तंज कसते हुए कहता है, मेरी पूरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है। जियांग बेईचेन घुटनों पर बैठे मैनेजर चेन के कान में बहुत ही ठंडे और डरावने अंदाज में फुसफुसाता है। वह कहता है कि मैं तो एक सीधा साधा इंसान हूँ, मेरी कोई ऊंची जान पहचान नहीं है, लेकिन अब तुम्हारी जो हालत हुई है उसके बाद शायद तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी कचरा बीनते हुए गुजारनी पड़ेगी। यह सुनकर मैनेजर चेन बुरी तरह डर जाता है। मैनेजर चेन को समझ आ जाता है हीरो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक बेहद ताकतवर हस्ती है, लेकिन वह यह भी सोचता है कि जियांग बेईचेन भले ही सेक्रेटरी जंग का दोस्त हो, पर वह पूरी रोडियम कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकता। अपनी आखिरी उम्मीद लेकर वह सेक्रेटरी जांग के पैर पकड़कर माफी मांगने के लिए वहां से भाग जाता है। सास गुस्से में, तुम कचरे के टुकड़े, तुमने क्या किया? हीरो कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे खुद नहीं पता वह ऐसे क्यों भागा। सास कहती है, यह बस एक इत्तेफाक था, इसकी औकात सेक्रेटरी जांग के जूते साफ करने की भी नहीं है। वे कहती है कि कुछ ही दिनों में उनकी दादी की पारिवारिक बैठक है और अगर उन्हें इस नुकसान का पता चला तो वे बहुत गुस्सा होंगी। वे हीरो को डांटती है कि उसने मैनेजर चेन का अपमान किया है, इसलिए अब उनका काम कभी नहीं होगा। जब जियांग बेईचेन उनकी मदद करने के लिए कहता है, XUW उसकी पत्नी, मैं उस 10 मिलियन 1 करोड़ की मदद कर सकता हूँ, तो वे और भड़क जाती है। सास चिल्लाकर कहती है, अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ, हमारे वांग वैंग परिवार को तुम्हारे जैसे बेकार कुत्ते की कोई जरूरत नहीं है। हीरो की चालाकी। इन सब गालियों के बावजूद जियांग बेईचेन मन ही मन मुस्कुरा रहा है। वह सोचता है, अच्छा हुआ कि जांग मियाओ सेक्रेटरी जंग ने इन लोगों के सामने मेरी असली पहचान उजागर नहीं की, वह उनकी मूर्खता का मजा ले रहा है। हीरो दिल पर हाथ रचकर धक धक धिक्कार है। वह चोट फिर से उभर रही है। मैं अब और देरी नहीं कर सकता। फिर मुस्कुराते हुए कहता है, अरे गुस्सा मत हो, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। हीरो भागते हुए, मैं बस सफर की वजह से थक गया हूँ, मैं पहले आराम करने जा रहा हूँ। सास हैरान होकर, क्या? गुस्से में लाल होकर, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या इसे नहीं पता कि इस घर का मालिक कौन है? इसने मेरी कही बात को अनसुना करने की हिम्मत की। बेटी, मम्मी, शांत हो जाओ, मैं उससे तलाक की बात करने जाती हूँ, वह अब आपको परेशान नहीं करेगा। सास चिल्लाती हुई, इसे अभी के अभी तलाक दे दो, मैं इसे एक पल भी नहीं देखना चाहती। हीरो ध्यान लगाते हुए, यह डार्क प्यूरिफिकेशन तकनीक कमाल की है, दर्द बहुत हद तक कम हो गया है। स्क्रॉल पर लिखा है, यह तकनीक बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती है। 49 दिन बीतने पर 9 लाइफ गोल्डन कोर बनेगा, हंडिया और मांस दोबारा जीवित हो उठेंगे। हीरो मन में, पश्चिमी सीमा का वह मिशन वाकई खतरनाक था। किस्मत से मुझे यह तकनीक मिल गई, वरना मैं मारा जाता। मुझे अपनी अंदरूनी चोटों को पूरी तरह ठीक करने के लिए बाकी 8 टुकड़े जल्दी ढूंढने होंगे। फोन पर दोस्त, हे भाई जियांग, मैं हूँ लियू हो मन की। हीरो मुस्कुराकर सोचता है, मन की, मेरे हाई स्कूल का अच्छा दोस्त, इतने सालों बाद भी उसे मैं याद हूँ। दोस्त आगे कहता है, हमारे एक क्लासमेट ने तुम्हें एयरपोर्ट पर देखा था, तो तुम वापस आ गए हो? हीरो, हाँ, मैं अभी वापस आया हूँ। दोस्त, यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मंकी चश्मे वाला दोस्त फोन पर जियांग बेईचेन को बताता है कि हमारे कुछ क्लासमेट्स बीनीथ द मूनलाइट क्लब में इकट्ठा हो रहे हैं। वह ईमानदारी से स्वीकार करता है कि उसने जियांग को एक खास वजह से बुलाया है। वह याद दिलाता है कि क्या तुम्हें लीली वेई याद है? यह वही लड़का है जो स्कूल के दिनों में हमारी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की को पसंद करता था, जबकि वह लड़की जियांग के पीछे पड़ी थी और इसी वजह से इसकी जियांग से दुश्मनी या टकराव हुआ था। मंकी बताता है कि लीलीवाई ने हाल ही में अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल ली है और वह अब एक बड़े पोर्ट का जनरल मैनेजर बन चुका है। मंकी को अपनी फैमिली के लिए उसके साथ एक बिजनेस डील साइन करनी है, जिस पर उसके पूरे परिवार की किस्मत टिकी है।
लेकिन ली लिवाई ने एक अजीब शर्त रखी है कि वह इस कॉन्ट्रैक्ट पर तब तक साइन नहीं करेगा जब तक जियांग बेइचेन वहां नहीं आ जाता। इसके बाद जियांग कहता है, तो ये बात है, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। सीन बदलता है और रात के समय बीनीथ द मूनलाइट क्लब का आलीशान नजारा दिखता है। अंदर मंकी हाथ में फाइल लिए खड़ा है और बाकी क्लासमेट्स ली लिवे की चापलूसी कर रहे हैं कि आप ही हमारी क्लास के सबसे कामयाब इंसान हैं। ली लिवी एक लड़की को साथ लेकर सोफे पर सिगार पीते हुए रौब से बैठा है। मंकी हाथ जोड़कर ली लिवेई से विनती करता है कि जियांग भाई तो आ ही रहे हैं, क्या तब तक आप इस पेपर पर साइन कर देंगे? इस पर ली लिवेई गुस्से में चिल्लाता है, साइन? भाड़ में गया साइन? क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? जब तक वो नहीं आएगा मैं साइन नहीं करूंगा। उसी वक्त अचानक दरवाजा खुलता है, क्रीक, और सफेद शर्ट में बेहद डैशिंग लुक के साथ जियांग बेइचेन कमरे में एंट्री लेता है। उसे देखकर मंकी खुशी से चिल्लाता है, ब्रदर जियांग! जैसे ही जियांग कमरे में आता है, मंकी खुश होकर कहता है, अंदर आओ और बैठो, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ ली ली वेई के चेहरे पर एक कपट्टी मुस्कान आती है। वह मन में सोचता है, चलो आखिरकार यह आ ही गया। सालों पहले तुम खुद को बहुत बड़ा समझते थे ना, आज मैं तुम्हें सबके सामने पूरी तरह बदनाम करूंगा और अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। ऊपर से वह दिखावे के लिए हंसते हुए ताना मारता है, ओहो, क्या यह यंग मास्टर जांग नहीं है? तुम तो बड़े जल्दी आ गए। मुझे लगा था नीचे स्वागत करने वाले तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे, इसलिए मैं किसी को तुम्हें लेने भेजने वाला था। ली लिवेई नाटक करते हुए अपने एक आदमी से चिल्लाकर कहता है, जल्दी करो, इनके लिए कुर्सी लाओ। लेकिन उसका आदमी बड़ी बदतमीजी से एक भारी लकड़ी की कुर्सी को घसीटकर जियांग बेइचेन के पैरों के पास जोर से फेंकता है। कुर्सी सीधे जियांग के सामने आकर गिरती है, जिसे देखकर जियांग हैरान रह जाता है। मंकी घबराकर ली लिवेई से पूछता है, ली भाई, इस सब का क्या मतलब है? लेकिन जियांग शांत रहकर बस देखता रहता है। ली लिवेई जियांग से पूछता है, मैंने सुना है तुम सेना आर्मी में शामिल हो गए थे, कैसा रहा वहां का अनुभव? जियांग बेइचेन बहुत ही साधारण तरीके से जवाब देता है, मैं कुछ समय के लिए वहां से आ गया हूं और अभी मैं एक नौकरी की तलाश में हूं। यह सुनते ही ली लिवेई और उसके चमचे हंसने लगते हैं। ली लिवेई कहता है, तो तुम सिर्फ एक गरीब पूर्व एक्स सोल्जर हो, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने कंगाल दिख रहे हो। पास बैठा एक दूसरा क्लासमेट मंकी से कहता है, ली भाई, आगे से इसे हमारी पार्टियों में मत बुलाना, यह हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। ली लिवेई जियांग के बिल्कुल पास आता है, उसके चेहरे पर सिगार का धुआं छोड़ता है, PFF, और कहता है, एक काम क्यों नहीं करते? तुम मेरे लिए काम क्यों नहीं कर लेते? हमारी कंपनी को एक गार्ड की जरूरत है, तुम इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहोगे। मंकी अपने दोस्त जियांग को इस अपमान से बचाने के लिए बीच में कूद पड़ता है और बात घुमाते हुए कहता है, आप तो एक पोर्ट पर काम करते हैं, आपके वहां के गार्ड्स को हाई स्कूल लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए, है ना? जियांग बेइचेन ने तो हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया है। मुझे डर है कि यह काम इसके लिए सही नहीं रहेगा। ली भाई, अब उसे तंग करना बंद कीजिए। इस पर ली लिवेई का एक चमचा हंसते हुए कहता है, फालतू में चिंता मत करो मंकी, अगर कुछ नहीं मिला तो यह भीख तो मांग ही सकता है ना? वहां मौजूद एक लड़की जो कभी जियांग को पसंद करती थी या उसकी मंगेतर थी, जियांग को देखकर मुंह बनाती है और अपनी सहेली शिनरान से कहती है, ओह सही कहा शिनरान, तुम किस्मत वाली हो कि तुम्हारा इसके जियांग साथ कोई चक्कर नहीं चला, नहीं तो यह तुम्हारे परिवार के पास भी भीख मांगने या पैसे मांगने पहुंच जाता। वह आगे जियांग को नीचा दिखाते हुए कहती है, अब मेरा नाम इसके साथ जोड़ने की कोशिश भी मत करना। सालों पहले मैं अंधी थी जो मुझे यह पसंद आया था। मेरा अभी का बॉयफ्रेंड रोडियम के इन्वेस्टमेंट डिवीजन का HR मैनेजर है, वह बहुत ही शानदार इंसान है। बात में हाँ मिलाते हुए कहता है, इसलिए अगर तुम्हें अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढना है तो मेरे जैसा कोई काबिल इंसान ढूंढो। भले ही उसका परिवार गरीब हो, लेकिन उसने अपनी काबिलियत पर दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, किसी ऐरे गहरे जियांगी की तरह नहीं। तभी पास बैठा एक चमचा हंसते हुए ताना मारता है, बस करो यार, अब तो यह जियांग रोने ही वाला है। अपने दोस्त जियांग की इतनी भयानक बेइज्जती देखकर लियू हो मंकी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह टेबल पर हाथ मारकर चिल्लाता है, बहुत हुआ, क्या तुम सब ने मुझसे कहकर उसे यहां सिर्फ इसलिए बुलवाया था ताकि तुम उसका तमाशा बना सको और मजाक उड़ा सको? अब बस करो।
वह जियांग का हाथ पकड़ता है और कहता है, जियांग भाई, चलो यहां से चलते हैं। ली ली वेई के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है। वह लियू हो को रोकने के लिए उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है और कहता है, आह लियू हो, मुझे अभी अभी कुछ याद आया। क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम्हें अपने बेटे के लिए दूध का पाउडर खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है? और तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें छोड़कर जाने की कगार पर है, सही कहा ना? क्या अब तुम्हें उन सब बातों की कोई परवाह नहीं रही? यह सुनते ही लियू हो के पसीने छूट जाते हैं। वह एकदम लाचार हो जाता है क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। वह कांपते हुए पूछता है, तो तुम क्या चाहते हो? ली लीवेई कहता है, मुझे शराब की एक बोतल दो। ली लीवेई शराब की बोतल लेता है और लियू हो से कहता है, चलो अब इसके जियांग साथ यहीं घुटनों के बल बैठ जाओ, नील डाउन, और यह बात कबूल करो कि तुम दोनों का स्टेटस औकात हमसे बहुत नीचा है। लियू हो अपनी मजबूरी के कारण सिर झुकाकर खड़ा रहता है और ली लीवेई बहुत ही बदतमीजी से शराब की पूरी बोतल लियू हाओ के सिर पर उड़ेल देता है। लियू हाओ चुपचाप अपमान का घूंट पीकर रोने जैसा हो जाता है। घमंडी आदमी सिगार पीते हुए, अगर तुम वो काम करोगे तो मैं इन्वेस्टमेंट पैसा लगाने के कागज पर साइन कर दूंगा, समझे? लाचार व्यक्ति चश्मे वाला, लीवेई, हम क्लासमेट्स सहपाठी थे, इस हद तक जाने की कोई जरूरत नहीं है ना? अमीर क्लासमेट कोई बहुत ही अपमानजनक शर्त रख रहा है और चश्मे वाला व्यक्ति उससे पुरानी दोस्ती का वास्ता दे रहा है। घमंडी आदमी क्रूरता से हंसते हुए, मैं तुम्हारी इज्जत क्यों करूं? अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो घुटनों के बल बैठ जाओ, झुक जाओ। मतलब वह अमीर आदमी साफ मना कर देता है कि उसे पुरानी दोस्ती से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पैसे चाहिए तो चश्मे वाले व्यक्ति को उसके सामने घुटने टेकने होंगे। पत्नी लियू हों, लियू हों, चलो तलाक लेते हैं। हमारे परिवार की हालत तो देखो, हम दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। मैं अपने दोस्तों के सामने सिर उठाकर भी नहीं जी सकती, मैं यहां क्यों रुकूं? पति लियू हो चश्मे वाला, डार्लिंग, मुझे आज रात इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। वह मेरा पुराना क्लासमेट है तो मैं पक्का कामयाब होऊंगा। मुझसे तलाक मत लो, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। पत्नी, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर यह काम नहीं बना तो तलाक, मैं बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगी। चश्मे वाला आदमी घुटने टेकने की कोशिश करते हुए, ब्रदर जियांग के लिए मुश्किलें खड़ी मत करो, मैं घुटने टेकने के लिए तैयार हूं। ब्रदर जियांग हीरो उसका हाथ पकड़ते हुए, ऐसा मत करो, तुम्हारे साथ मैं हूं। चश्मे वाला व्यक्ति मजबूरी में घुटने टेकने ही जा रहा होता है कि वहां जियांग उसे रोक लेता है और उसका साथ देने की बात करता है। घमंडी आदमी जियांग को देखकर, क्या तुम अभी भी हीरो बनना चाहते हो? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम 10 साल पहले यंग मास्टर जियांग अमीर रईस हुआ करते थे, लेकिन अब तुम कचरा हो, तुम किसी को नहीं बचा सकते। तुम एक तभी जियांग गुस्से में फुर्ती से एक कांच की बोतल झपट लेता है। हीरो बहुत गुस्से में एक घमंडी आदमी के सिर पर कांच की बोतल या किसी चीज से जोरदार हमला करता है। उस आदमी के सिर से खून बहने लगता है। स्क्रैश की आवाज होती है। वहां मौजूद एक लड़की और अन्य लोग इस अचानक हुए हमले को देखकर पूरी तरह हैरान, शॉक्ड रह जाते हैं। घायल आदमी अपने सिर को पकड़कर चिल्लाता है, तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? वह गुस्से से पागल होकर कहता है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। हीरो रुकता नहीं है, वह हवा में उछलकर एक जोरदार फ्लाइंग किक, बैम, उस आदमी के मुंह पर मारता है, जिससे वह आदमी हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरता है। वह घमंडी आदमी थंप की आवाज के साथ टेबल और कुर्सियों को तोड़ते हुए जमीन पर गिरता है। वहां खड़े लोग बातें करने लगते हैं, क्या यह पागल हो गया है? अब यह इस शहर में कैसे जिंदा बचेगा? जमीन पर पड़ा हुआ आदमी खून से लथपथ होने के बाद भी अपनी हैसियत का रौब झाड़ता है। वह कहता है, मैं इस शहर का बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं रोडियम के साथ काम करता हूं। तुम तो बस सबसे निचले स्तर पर काम करने वाले एक मामूली नौकर हो, तुम अब खत्म हो। लेकिन जैसे ही वह यह बोलता है, हीरो बिना डरे उसके मुंह पर अपना पैर रख देता है या उसे लात मारता है। वह आदमी दर्द से खांसने लगता है। अंत में मुख्य हीरो गुस्से में एक बहुत ही दमदार बात बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया है, इसलिए तुम क्लास, पुराने दोस्तों की मीटिंग या पार्टी को लोगों को नीचा दिखाने और उन्हें परेशान करने का जरिया बनाओगे?
जब वे वहां से बाहर निकलते हैं तो जियांग का चश्मे वाला दोस्त बेहद खुश होकर कहता है, भाई जियांग, वो कमाल था। तुम्हारी धुनाई के बाद ली लिवेई कितना सीधा, आज्ञाकारी बन गया। अब देखते हैं कि वो दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत करता है। जियांग बहुत शांत रहकर कहता है, वो तो कुछ भी नहीं था। दोस्त फिर कहता है, क्या? वो वाकई कमाल था। हर कोई उसे नापसंद करता है, लेकिन किसी में कुछ करने की हिम्मत नहीं होती। तुम मेरे जानने वालों में सबसे शानदार इंसान हो, मैं सीरियस हूं। जियांग की तारीफ करने के बाद दोस्त बात बदलते हुए कहता है, भाई जियांग, हम भाइयों को आखिरकार इतने दिनों बाद बात करने का मौका मिला है, तो चलो अब उस घमंडी आदमी का जिक्र छोड़ते हैं। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है। वो सड़क पर उदास बैठकर जियांग से कहता है, भाई जियांग, मुझे उस घमंडी को पीटने का कोई पछतावा नहीं है। भले ही मुझे अब वो इन्वेस्टमेंट ना मिले, उसे सबक सिखाकर सच में बहुत सुकून मिला। रोने जैसी शक्ल बनाकर आगे कहता है, लेकिन भाई जियांग, अब मेरी घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे का सामना कैसे करूंगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट डूबने से उसका बिजनेस खतरे में आ गया है। जियांग एक गहरी सांस लेता है, शांत होता है और अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, रोना बंद करो, मैं अभी किसी से कहकर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता हूं। जियांग तुरंत अपना फोन निकालता है और अपने किसी बड़े कॉन्टैक्ट झांग म्याओ को फोन लगाकर धौंस से कहता है, झांग म्याओ, मुझे 2 चीजें चाहिए। पहली बात, मैं अपने क्लासमेट लियू हो को रोडियम भेज रहा हूं, उसका इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट तुरंत साइन करो। दूसरी बात, चेक करो कि क्या हमारी कंपनी का ली लिवेई नाम के किसी व्यक्ति के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है। उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तुरंत कैंसिल कर दो। जियांग को फोन पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते देख उसका चश्मे वाला दोस्त हैरान रह जाता है और मन ही मन सोचता है, ये क्या बकवास है। भाई जियांग, क्या तुमने ज्यादा पी ली है? तुम इतनी बड़ी बड़ी डींगे क्यों हाँक रहे हो? कम से कम थोड़ा तो दिमाग इस्तेमाल करो। उसे लग रहा है कि जियांग सिर्फ दिखावा कर रहा है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट या क्लब के बाहर वही घमंडी आदमी ली लिवेई सिर पर हाथ रखकर गुस्से में तिलमिलाते हुए बाहर निकल रहा है। उसके चमचे उसे संभाल रहे हैं और कह रहे हैं, भाई ली, संभल कर, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। वो गुस्से से लाल होकर चिल्लाता है, फक, वो कमीना अब खत्म है। बस देखते जाओ कि मैं उसे ठिकाने लगाने के लिए किसे बुलाता हूं। लड़कियों और बाकी लोगों की बातें। वहां खड़े बाकी क्लासमेट्स जियांग को बेवकूफ समझ रहे हैं। एक लड़की हाथ समेटकर घृणा से कहती है, जियांग बेचैन अब बड़ी मुसीबत में है। इस उम्र में भी उसे सिर्फ लड़ाई झगड़ा करना आता है। कोई शक नहीं कि वो बिल्कुल बेकार, यूजलेस है। दूसरी लड़की कहती है, चलो यहां से, अच्छा यही होगा कि अब से हमारा उससे कोई लेना देना ना रहे, वरना वो हमारे लिए भी मुसीबत खड़ी कर देगा। नीचे के पैनल में ली लिवेई हवा में उंगली उठाकर जियांग को बर्बाद करने की कस्में खा रहा है। तभी उसके फोन पर घंटी बजती है। रिंग रिंग। ली लिवेई फोन उठाता है। वो हैरान होकर कहता है, हेलो चेयरमैन, मालिक, आपकी सारी कॉल्स तो आपकी सेक्रेटरी करती हैं, आज आपने खुद फोन किया। चेयरमैन का भयंकर गुस्सा। फोन पर चेयरमैन चिल्लाता है, कमीने, तेरी वजह से रोडियम कंपनी के साथ हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो गए हैं। तुझे क्या लगता है मैंने खुद फोन क्यों किया है? ली लिवेई के होश उड़ गए। ये सुनते ही ली लिवेई पसीने पसीने हो जाता है और सोचता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो गए? ऐसा कैसे हो सकता है? वे तो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। चेयरमैन आगे गाली देते हुए कहता है, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने रोडियम के बॉस से पंगा क्यों लिया? भाड़ में जा तू। आखिर मैंने रोडियम के बॉस को कब नाराज कर दिया? बल्कि मैंने तो हाल फिलहाल में किसी से पंगा भी नहीं लिया, सिवाय। तभी उसके दिमाग में जियांग का ख्याल आता है। जियांग और उसका चश्मे वाला दोस्त घर जाने के लिए एक टैक्सी रुकवाते हैं। जियांग कहता है, चलो घर के लिए कैब लेते हैं। ली लिवेई दौड़ते हुए आता है। अचानक ली लिवेई पीछे से भागते हुए चिल्लाता है, रुको! चश्मे वाला दोस्त गुस्से में मुड़कर कहता है, क्या हुआ? क्या पहले लगी बियर की बोतल काफी नहीं थी जो फिर आ गए? ली लिवेई हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते और नकली मुस्कान बनाते हुए कहता है, नहीं, मैं यहां माफी मांगने आया हूं। मैं गलत था और मूर्ख था। मुझे भाई जियांग, नहीं, मेरा मतलब प्रेसिडेंट जियांग के बारे में पता नहीं था। प्रेसिडेंट जियांग ही रोडियम कंपनी की असली बॉस हैं। मैं आपसे माफी मांगता हूं। चश्मे वाला दोस्त शॉक में। ये सुनते ही उसके दोस्त के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो मन ही मन सोचता है, क्या भाई जियांग रोडियम कंपनी के बॉस है? जियांग बहुत ही शांत और बेरुखे अंदाज में ली लिवेई से कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, यानी मुझे तुम्हारी झूठी माफी नहीं चाहिए। जियांग को आगे बढ़ता देख ली लिवेई उसके पीछे भागता है और कहता है,
रुकिए प्रेसिडेंट जियांग, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जियांग डील पक्की करता है। जियांग मुड़कर कहता है, ठीक है, मैं मान जाता हूं, तुम अब जा सकते हो। इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि और लोगों को मेरी असली पहचान के बारे में पता चले, समझे? ली लिवेई की खुशी। ली लिवेई के चेहरे पर एक बड़ी सी लालची और राहत भरी मुस्कान आ जाती है। वो कहता है, समझ गया, तो फिर अब मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। ली लिवेई खुशी से हवा में हाथ लहराते हुए वहां से भाग जाता है। जियांग अपना चेहरा छुपाता है और उसका दोस्त अभी भी पूरी तरह से हैरान परेशान खड़ा है। उसका सीधा साधा दोस्त इतना बड़ा आदमी कैसे निकला? तो वो उसे हमेशा की तरह भाई जियांग बुलाने में हिचकिचाने लगता है। वो डर जाता है कि इतने बड़े आदमी को भाई कहना ठीक होगा या नहीं, इसलिए वो उसे प्रेसिडेंट जियांग कहकर बुलाने की कोशिश करता है। जियांग अपने दोस्त की हिचकिचाहट को भांप लेता है। वो बीच में ही उसकी बात काटता है और उसे उसके पुराने निकनेम मंकी, बंदर से बुलाता है। वो उसके कंधे पर हाथ रखता है ताकि उसे ये महसूस करा सके कि उनके बीच कुछ भी नहीं बदला है। ज्यादा मत सोचो, तुम्हारा भाई जियांग अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। उसका दोस्त बेहद भावुक हो जाता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं कि उसका दोस्त इतना बड़ा आदमी